नेक्स्ट है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब हम चालक को अलग अलग शेप का चालक हम ले सकते हैं। तो पहले हम कंसिडर कर रहे हैं गोलीय चालक, ठीक है, और ये विलगित गोलीय चालक लिए हैं, इसकी हमको धारिता निकालनी है। ठीक, अब मान लीजिए कि ये हमारा गोल आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, ये चालक है, चार्ज स्फीयर है, और चार्ज मान लीजिए जैसे हम दे रहे हैं, ये गोल है, बंद स्फीयर है, गोल। अब जब इस पे आवेश देते हैं तो ये जो आवेश है इसके चारों तरफ इस तरह से राउंड शेप में इसके चारों तरफ इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, ये आवेशित हो गया गोला। अब मान लीजिए कि हमारा जो गोलीय चालक की धारिता है, इसकी जो कैपेसिटी है आवेश धारण करने की, इसकी जो धारिता है वो है C, और C बराबर होता है Q/V। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अब हम देखते हैं, हमने पहले पार्ट में भी पढ़ा था, अरे इस पार्ट के पहले पार्ट में पढ़ा था, विभव जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो गोल पृष्ठ का जो गोलीय पृष्ठ जो हमने लिया था, गोलीय खोल लिया था, उसमें जो विभव का निकालना था हमने विभव, उसकी सरफेस पे, ठीक है। हम लोग क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें जब हम विभव दे रहे हैं, इसको जो आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश इसकी चारों तरफ ही ऐसे स्प्रेड हो जा रहा है, तो ठीक है, तो हमको विभव जो है वो इसके सरफेस पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो V कितना निकला था हमारा सरफेस पे, 1/4πε0 Q/r। R क्या है, इस गोले का रेडियस है, ठीक है ना। तो ये यहीं पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R ही है। तो हम क्या लेंगे, इसका विभव का ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, 1/4πε0 Q/R। ये इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब इस वाले फॉर्मूला में हम इस V का मान रखने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए, C = Q/V होता है। तो V का मान हमने यहाँ से रख दिया, V का मान यहाँ से रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, Q/V का मान है Q/4πε0 Q कट जाएगा, और ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर चला जाएगा। अब इसको करेंगे तो हमारा C का मान कितना निकल जाता है, इस गोलीय खोल की जो धारिता है वो कितनी हो जा रही है, 4πε0r, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो धारिता है वो किस पे डिपेंड करती है, गोले के रेडियस पे। अगर बड़ा गोला है तो उसकी धारिता ज़्यादा होगी, गोला अगर छोटा है, रेडियस छोटा है, तो हमारी धारिता कम होगी। इस फॉर्मूला से एक चीज़ और हमें समझ में आ रही है कि जो C है वो एप्सिलॉन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी वैद्युतशीलता से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमको दोनों मिल गया, दोनों चीज़ यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि C किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा जो धारिता है किसी चालक की वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी साइज़ पे डिपेंड करती है, और उसकी धारिता वैद्युतशीलता पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब माध्यम की जो वैद्युतशीलता वो किस माध्यम में है, उसकी वैद्युतशीलता पर भी ये इसकी धारिता डिपेंड करती है। अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। हमने अभी निकाला था उसकी धारिता, अब उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा ये चालक है, अब इसमें प्रारंभ में हम मानते हैं कि इसमें कोई आवेश नहीं है। अभी हमने मान लिया कि इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब हम इसको आवेशित करते हैं तो एक बार में तो ये पूरा आवेशित हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके ही आवेशित होगा। कोई भी चार्ज है वो एक झटके में तो नहीं तुरंत चार्ज हो जाता है। मान लीजिए जैसे बैटरी ही है, हम जब चार्ज करते हैं बैटरी को तो एक बार में तो पूरी 100% आपकी मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज होती, वो हमारी धीरे धीरे करके ही चार्ज होती है। तो हमारा मान लीजिए कि हमने इसको आवेशित किया है, तो ये मान लें कि छोटे छोटे टुकड़ों में ये आवेश इसके अंदर एक एक करके जा रहा है। तो जब ये आवेशित नहीं है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, तो जब पहला dq जा रहा है इसके अंदर, तो इसको ये जब
इसके अंदर जाएगा तो इसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब पहला आवेश इसके अंदर जा रहा है तो उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा टुकड़ा जाता है आवेश का, दूसरा जब शिफ्ट में जाता है तो ये इस डी क्यू पे ये डी क्यू विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी तरह जब ये डी क्यू तीसरा डी क्यू इसमें जाएगा तो ये दोनों डी क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस डी क्यू को इसको डबल विरोध इसको करना पड़ेगा। तो जो भी इसके अंदर डालने में आवेशित करने में जो कार्य होता है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि चालक को अगर आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। कार्य करना होगा क्योंकि जब हम इसको आवेशित करेंगे तो इसको आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या कहलाती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यदि हम इस चालक को आवेशित करते हैं तब यह तुरंत आवेशित नहीं होता, यह छोटे छोटे भागों में डी क्यू आवेशित होगा। चालक को आवेशित करने में कार्य करना होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, अब माना किसी क्षण चालक पर आवेश क्यू है। ठीक है, अब हम एक केस लेते हैं ऐसा कि हमने एक क्षण, किसी क्षण पे एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे हमने चालक का माना कि उसका आवेश क्यू है और उस टाइम पे उसका जो विभव है वो v है। ठीक है, कोई चालक है, उसका आवेश हमने क्यू में ले लिया है, तब उस टाइम पे उसका विभव कितना आ जा रहा है, v। तब जो चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, c बराबर q अपॉन v। c इस टाइम पे जो चालक की धारिता कितनी रहेगी, c इज इक्वल टू v q अपॉन v रहेगी। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। ठीक, अब माना डी क्यू जो है वो आवेश को चालक को देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा। अब मान लीजिए कि अब इस टाइम पे हम मान रहे हैं कि किसी क्षण पे ये आवेश आवेशित है, ये चालक जो है वो आवेशित है और उसका आवेश कितना है, क्यू। ठीक, अब हमको जब डी क्यू आवेश इसके अंदर डालना है, इस चालक के अंदर, तो ऑलरेडी इसके अंदर क्यू प्रेजेंट है, तो इसको इस क्यू के अगेंस्ट कुछ कार्य करना पड़ेगा। डी क्यू को इसके अंदर, इस चार्ज के अंदर, चालक के अंदर डालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना हम मान रहे हैं, डी डब्ल्यू। डी क्यू द्वारा किया गया जो कार्य है आवेशित करने में, जो ऑलरेडी चार्ज है, वो हो जा रहा है हमारा डी डब्ल्यू। ठीक, अब हम डी डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो यहाँ हमने ये पिछले उसमें कैलकुलेट किया था टॉपिक्स में कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो w बराबर क्या होता है, वी क्यू। तो यही वाली फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमने डी डब्ल्यू को हमको निकालना है फॉर्मूला, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, क्योंकि हमारे जो ये वाला चार्ज हम चालक में डालने की कोशिश कर रहे हैं स्मॉल डी क्यू, तो उसके अंदर जो वर्क डन हो रहा है वो डी डब्ल्यू हो रहा है। अब हमको पूरा आवेश डालना है उसके अंदर। ठीक है, उस चालक के अंदर हमको पूरा आवेश क्यू, उसको पूरे आवेशित करना है। तो टोटल चार्ज हमारा कैपिटल क्यू हम लेके चल रहे हैं, तो हमको पूरा आवेशित करना है, तो उसका कितना हो जाएगा, वो क्या देगा, हमको पूरा कार्य देगा। मतलब चालक को आवेशित करने में जो टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू। वो कैसे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूला को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, और ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर, हम पहले जब क्या केस मान रहे थे कि वो जो चालक है वो हमारा 0 आवेश है, और जब पूरा आवेशित हो जाता है तो उसके अंदर हम क्यू आवेश उसके अंदर डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा v डॉट डी क्यू आ जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा हमारा। ये लिमिट्स कैसे सेट हो रही है, जब हमने आवेश इनिशियली हमने 0 माना था, और जब फुल्ली आवेशित हो जा रहा है तब हमारा उसमें चार्ज टोटल कितना जा रहा है, कैपिटल क्यू के बराबर। तो समीकरण 1 से v का मान रखने पर, देखिए समीकरण यहाँ 1 से v का मान हमने यहाँ से निकाला था। ये किसी एक क्षण का है जहाँ हमारा आवेश जो है स्मॉल क्यू जितना इस चालक के अंदर आ गया है, वहाँ से ये स्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो v बराबर क्यू अपॉन सी आ रहा है, तो हम यहाँ पे v की जगह क्यू अपॉन सी रख देंगे, तो हमारा ये जो है 1/c बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर q तक
क्यू डॉट डी क्यू हो जा रहा है ना। तो क्यू डॉट डी क्यू जो है वो इंटीग्रेशन का ये वाली फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इसकी लिमिट्स रहेंगी 0 से लेकर कैपिटल क्यू। जिसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, W बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। और हमें पता है कि जो टोटल वर्क डन होता है वही उसमें संचित ऊर्जा होती है, संचित स्थितिज ऊर्जा होती है। तो U इज इक्वल टू कितना हो गया, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये हमारी एक फॉर्मूला बन गई। इसी को हम फिर से रीराइट कर सकते हैं। देखिए Q बराबर CV होता है, तो यहाँ क्यू स्क्वायर में हम CV रख देंगे, तो CV ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C और ऊपर का एक C कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, CV स्क्वायर अपॉन 2। तो हमारा U का मान हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक उसका एक फॉर्मूला क्या बनती है, U बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, दूसरी बनती है 1/2C V स्क्वायर। तीसरा हम देखिए इसी को फिर से इस तरह से भी लिख सकते हैं, C बराबर Q अपॉन V। तो अब C का मान यहाँ पे Q अपॉन V रख रहे हैं, तो हमारा क्या आ जा रहा है, C ये V कट गया, Q V बचा, तो U बराबर 1/2 QV। तो हमारे पास 3 फार्मूला हो गए U निकालने के लिए। तो हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे सॉल्व तो हमको जो भी दिया रहेगा, मान लीजिए कि हमको कैपेसिटेंस और विभव दिया हुआ है तब निकालना होगा। अगर स्थितिज ऊर्जा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमें आवेश और विभव दिया है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और हमें आवेश और धारिता दिया है तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये 2 फार्मूला हम निकल आई थी हमारी, C इज इक्वल टू V अपॉन Q अपॉन V, और दूसरा है C इज इक्वल टू 4πε0 R। ये गोलीय चालक का हमारा ये निकला था अभी C का मान, ठीक है। अब इससे हम क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसके जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं धारिता को, वो कौन कौन से हो जाएंगे। चालक का आकार, मतलब जितना उसका R का मान कम है तो धारिता कम है, और R का मान ज़्यादा है तो इसका धारिता का मान भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि चालक का आकार बड़ा होगा तो उसकी धारिता का मान भी अधिक होगा, और अगर चालक का मान छोटा होगा, साइज छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो उसकी धारिता भी कम होगी। दूसरा उसकी आकृति, अगर हम किसी चालक की कैपेसिटी तो सेम लेते हैं, जो आकृति है वो अगर अलग अलग लेते हैं तो उसकी जो धारिता है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। विभव सेम होना चाहिए, विभव सेम ले रहे हैं लेकिन अगर शेप अलग अलग है तो उसकी धारिता बदल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चालक की जो धारिता है वो उसकी आकृति पर भी निर्भर करती है। तीसरा उसका है समीपवर्ती माध्यम की प्रकृति, मतलब वो किस माध्यम में रखा हुआ है, हमारा जो भी चालक है वो जिस माध्यम में रखा है उससे भी उसकी धारिता में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चौथा इसका पॉइंट है समीपवर्ती अन्य चालकों की उपस्थिति, मतलब अगर एक चालक के बगल में दूसरा चालक हम ला देते हैं तब भी उसकी धारिता में अंतर आ जाता है, ठीक है।